हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को जाना और इंडक्टिव इफेक्ट किन किन बातों पर अपना इफेक्ट डालता है, उन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट आपको यह बताता है कि कार्बन चेन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कब होगा, मतलब ये कार्बन कब पॉजिटिवली चार्ज होगा, कब नेगेटिवली चार्ज होगा। और हमने जब आपकी जीओसी शुरू की थी तब उसी टाइम बता दिया था कि अटैकिंग रिएजेंट अपने आप अटैक नहीं करता जब तक कि सबस्ट्रेट उसको अपने ऊपर अटैक करने के लिए अट्रैक्ट ना करे। अगर सबस्ट्रेट नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा, अगर सबस्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। मतलब कि अगर सबस्ट्रेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिवली चार्ज को। नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर सबस्ट्रेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से आप जान सकते हैं कि कार्बन चेन कब पॉजिटिव चार्ज होगी, कब नेगेटिवली चार्ज होगी। और दो वीडियो लेक्चर्स में फिर आपने जाना कि एसिडिटी पर इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट डालता है कि किसी भी एसिड की स्ट्रांगनेस उसके कॉन्जुगेट बेस से होती है। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग वो एसिड स्ट्रांग। देखिए, मेनली जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो निकाली जाती है Ka से। आपने Ka पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 11th क्लास में Ka पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। जो कॉन्जुगेट बेस है किसी एसिड का, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है Ka की वैल्यू पर। हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे, बस ये समझ जाइए किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना स्ट्रांग होगा वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। और कोई ग्रुप अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो मतलब उसकी एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। कोई ग्रुप अगर उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं मतलब उसकी एसिडिटी को घटा रहे हैं। इसी तरह बेस में था, बेस में हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े कि बेसिसिटी ऑफ एमीन्स क्या होगी, कब गैसियस स्टेट में क्या होगी और एक्वस स्टेट में क्या होगी। अब एमीन्स को ही हम आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा टॉपिक बचा रह गया था तो एक वीडियो लेक्चर छोटा सा आपको मैं सेंड कर रहा हूं कि इसमें हम जानेंगे। तो एक पॉइंट जो वहां पे बच गया था, वहां पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि एलिफैटिक एमीन्स are always stronger base than अमोनिया। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एक नंबर में पूछ सकता है स्ट्रॉन्गर बेस दैन अमोनिया। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, ठीक है। एलिफेटिक एमीन्स ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। आपने खुद देख लिया था कि डिफरेंट कंडीशन में कहीं पे सेकेंडरी स्ट्रांग हो रहा था, कहीं पे प्राइमरी अमीन स्ट्रांग हो रहा था, कहीं पे टर्शरी अमीन प्राइमरी अमीन से स्ट्रांग हो रहा था। वो अलग चीज है, वो डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमेशा ये एलिफेटिक अमीन अमोनिया से, अमोनिया ही बेस है, अमोनिया भी बेस है, जिसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, NH4+। अमोनिया भी बेस है, लेकिन एलिफेटिक अमीन मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 लगाओ तो उसे कहते हैं एलिफेटिक अमीन। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। R इज एल्किल ग्रुप। ओके, तो हमेशा एलिफेटिक अमीन अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस होंगे। और एलिफेटिक में कौन स्ट्रांग होगा, प्राइमरी स्ट्रांग होगा कि सेकेंडरी स्ट्रांग होगा कि टर्शरी स्ट्रांग होगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग समझ भी गए होंगे कि कौन कंडीशन पर डिपेंड करेगी। लेकिन यहां पे कहने का मतलब यह है कि कोई भी एलिफेटिक अमीन हो, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, वो हमेशा अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम
एरोमेटिक एमीन्स की बात करें, एरोमेटिक मतलब एरिल ग्रुप, एरोमेटिक मतलब एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप मतलब कहीं पे अगर आपको ये लिखा मिल जाए ArNH2, इसका मतलब क्या हुआ, Ar जिस तरह से एलिफैटिक में R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप मतलब कि अगर किसी एल्केन से, अगर मान लो मेथेन से CH4 से एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, मेथाइल ग्रुप। अगर एथेन से कर दिया जाए तो एथाइल ग्रुप, प्रोपेन से कर दिया जाए एक हाइड्रोजन रिप्लेस तो प्रोपाइल ग्रुप। तो इसको कंबाइंडली कहते हैं आर से दिखाते हैं। इसी तरह एरोमेटिक अमीन को कंबाइंडली AR से दिखाते हैं। AR का मतलब होता है C6H5, AR का मतलब होता है C6H5। C6H5 कहां से आया, बेंजीन से, बेंजीन मतलब C6H6 से एक हाइड्रोजन निकला तो ये बन गया बेंजाइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप। इसको फेनाइल ग्रुप भी कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप कुछ भी कह सकते हैं यार, फेनाइल ग्रुप बन गया। तो यही फेनाइल ग्रुप AR को कॉमनली क्या कहते हैं, AR से दिखाते हैं। AR का मतलब हुआ C6H5। तो ये एरोमेटिक अमीन है। एरोमेटिक अमीन किस तरह से होंगे, जिस तरह से आपने एलिफैटिक अमीन्स पढ़े हैं, एलिफैटिक अमीन्स कैसे पढ़े हैं आपने, कि आपने ये देखा है कि R अगर सिंगल है NH2 तो प्राइमरी अमीन, R अगर दो आ जाए तो सेकेंडरी अमीन, इसी तरह R अगर 3 आ जाए तो टर्शरी अमीन। ये आप पढ़ चुके हो पिछले वीडियो लेक्चर में। इसी तरह अगर AR 1 आ जाए, ArNH2, तो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होगा। अगर AR 2 आ जाए तो सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन। अगर AR एरिल ग्रुप, इसे एरिल ग्रुप कहते हैं, 3 आ जाए इस तरह से तो ये टर्शरी एरोमेटिक अमीन हो जाएगा। अब AR का मतलब क्या है, C6H5, लगा दो C6H5, तो यहां पे क्या हो जाएगा C6H5NH2, यहां पे क्या हो जाएगा C6H5NH, C6H5, यहां पे क्या हो जाएगा C6H5N, C6H5, C6H5, ये हो जाएगा। ठीक है, या इसको कंबाइनली, इसको क्या कहते हैं हम, C6H5 दो बार आया तो उसका होल ट्वाइस लगा दिया, NH कर दिया, ये सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन। यहां पे 3 बार आया है तो तीनों को C6H5 होल थ्राइस N, ये टर्शरी अमीन हो गया। बात समझ आ गई। एलिफैटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस आ गया। कहीं पे R ग्रुप आए तो हमेशा वो एल्किल ग्रुप होगा, वो एलिफैटिक अमीन होगा। कहीं पे AR ग्रुप या C6H5 ग्रुप आ जाए तो वो एरोमेटिक अमीन होगा। बात समझ में आ गई। एलिफैटिक एरोमेटिक अमीन में डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लें। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या पहले समझ लो। अगर मान लो एक कंपाउंड दिया जाए आपको, ये दिया जाए NH2 और दूसरा कंपाउंड लिख दिया जाए अमोनिया, और आपसे पूछे कि कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, RNH2 स्ट्रॉन्गर बेस है कि अमोनिया बेस है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपसे तो आप क्या इसका जवाब दोगे? तो इसका जवाब देने के लिए हमने आपको -I इफेक्ट का एक टेबल बनवाई है। तो आप वहां पे देखोगे जो C6, ये ग्रुप क्या है, NH2 से, यहां पर NH2 से कौन जुड़ा हुआ है, C6H5 जुड़ा हुआ है, C6H5। और आप वहां पे टेबल में -I इफेक्ट की टेबल में देखिएगा, C6H5 ग्रुप -I इफेक्टिंग ग्रुप है। C6H5 जो ग्रुप होता है वो -I इफेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। जब थोड़ा बड़ा बना के देखिए तो आपको समझ में आएगा, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा बड़ा बना के समझाते हैं आपको। तो जब ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरह अट्रैक्ट करेगा, तो क्या ये लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर पाएगा?
आप लोग खुद समझ जाइए कि जब कोई ग्रुप ऐसा लगा है जो देखिए बेस क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन यही तो लोन पेयर को डोनेट करता है प्रोटॉन को। तो यही अब जब ऐसा ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉनों को, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो लोन पेयर को कैसे डोनेट करेगा? आप लोग खुद बताइए कि अगर कोई ऐसा ग्रुप इससे लग गया जो कि -I इफेक्टिंग ग्रुप है, और -I इफेक्ट ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेगा। जब लेगा तो नाइट्रोजन के पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लोन पेयर देना मुश्किल हो जाएगा। अमोनिया में ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके कंपैरिजन में ये इस वीक बेस है। समझ में बात आ गया? -I इफेक्टिंग ग्रुप लग गया। -I इफेक्टिंग ग्रुप का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ करना, खींचना। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन जो लोन पेयर डोनेट करके बेसिसिटी शो करता है वो नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ऑलवेज वीकर बेस देन अमोनिया। अब यही मानिए कि ऐसे ही दो ग्रुप लग जाए, अगर नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पर ऐसे ही दो ग्रुप लगा दीजिए। ऐसे दो ग्रुप, ये दो ग्रुप लगा दिए नाइट्रोजन पे, NH। अब ऐसे ही 3 ग्रुप लगा दीजिए। ऐसे 3 ग्रुप लगा दीजिए। अब बताइए क्या कंडीशन होगी नाइट्रोजन की? एक ग्रुप में तो मुश्किल कर रहा, तो 2 ग्रुप में क्या हो जाएगा, और मुश्किल, और 3 ग्रुप में और मुश्किल। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर बेस इस केस में क्या होगा? इस केस में सबसे स्ट्रॉन्गर बेस अमोनिया होगा, फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, फिर सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। इसे कहते हैं एनिलीन। बात समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसलिए एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एरोमेटिक अमीन्स, एरिल अमीन या एरिल अमीन ArNH2 always weaker base than अमोनिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वीकर विद अमोनिया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अमोनिया, उसके बाद प्राइमरी एल्किल अमीन C6H5NH2, उसके बाद सेकेंडरी एरिल अमीन C6H5 होल ट्वाइस NH, और उसके बाद सबसे वीकर होगा टर्शरी N। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। एक क्वेश्चन और है, वो भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर जो है वो हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, वहां पे मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसलिए यहीं पे आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि आप यूसी पढ़ रहे हो। क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड are more reactive
more reactive than corresponding alkane toward nucleophilic substitution रिएक्शन। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड में तो समझते हैं, कोई एल्काइल ग्रुप हो और उससे कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हो। ये एस का मतलब क्या होता है? कोई भी हाइड्रोजन का जनरल सिंबल है एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। ठीक है। एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले तो समझ लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लो कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, ऐसे मान लो कि ये कंपाउंड है, एक सबस्ट्रेट है CH3, ठीक है, और एक ये है CH3 CH2Cl, एक ये है। अब मान लीजिए यहां पे कोई नेगेटिव आ रहा है, कोई नेगेटिव इस पे अटैक करने आ रहा है। मान लीजिए यहां पे ले लिया हमने OH माइनस, इस पे अटैक करने आ रहा है, इस पे भी आ रहा है OH माइनस अटैक करने, इस पे अटैक करने आ रहा है। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा? इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक तब करेगा जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। सबस्ट्रेट पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो आ जाए, तब न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा आके। ये देखिए दोनों। अब जल्दी कौन अटैक अपने ऊपर करवाएगा? क्वेश्चन ये है कि जल्दी अपने ऊपर अटैक कौन करवाएगा? ये क्वेश्चन है कि जल्दी कौन इस पे यहां पे आके अटैक कौन करेगा? या इस केस में जल्दी अटैक होगा कि इस केस में जल्दी अटैक होगा? मेन बात ये है, ठीक है। कार्बन जब पॉजिटिव, सबस्ट्रेट जब पॉजिटिव होगा तभी न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा आके। तो जल्दी अटैक कौन करवाएगा? अब देखिए इस केस में कार्बन पॉजिटिव कैसे हो सकता है? इस केस में अभी आप सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये समझो। न्यूक्लियोफाइल भाई इतना समझ लो, नेगेटिव चार्ज आके यहां पे अटैक कर रहा है। अब इस केस में कार्बन पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि कार्बन एक हाइड्रोजन निकाल दे, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2, ये पॉजिटिव आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल दे, और इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे, OH माइनस आके अटैक कर दे, तो क्या बना लेगा? CH3 CH2 OH बना लेगा। यहां भी ये है, यहां भी ये है। यहां पे कार्बन पॉजिटिव कैसे होगा? ये क्लोरीन को हटा दे, निकाल दे। अगर क्लोरीन को निकालेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा? क्लोरीन को निकाल दे तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन माइनस निकल गई, और OH यहां पे आके अटैक करेगा और क्या बना लेगा? CH3 CH2 OH बना लेगा। OH लग गया आके न्यूक्लियोफाइल। ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है कि कोई किसी ग्रुप से एक ग्रुप या एटम रिप्लेस हो और उसकी जगह आके दूसरा आके अटैच हो जाए, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि सबस्ट्रेट से कोई किसी ग्रुप या एटम को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप या एटम आके उस पर अटैच हो जाए, तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पे नेगेटिव आके अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल, अगर यहां पे पॉजिटिव आके अटैक करता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। नेगेटिव कर रहा है इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इतनी बात समझ में आ गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। अभी इसको हम बताएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में ये क्या होती है। अभी यहां पे ये समझ लीजिए, लेकिन यहां पे कहने का मतलब है कि जल्दी कौन अपने ऊपर अटैक करवाएगा, जल्दी अटैक कौन करवाएगा। देखिए ये एल्केन है, इसमें भी 2 कार्बन है, और ये एल्किल हैलाइड है, एथिल क्लोराइड है या क्लोरोएथेन है। जल्दी अटैक कौन करवाएगा, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है। देखिए न्यूक्लियोफिलिक समझ गए, अब ये समझिए। देखिए क्या जल्दी अटैक कौन करवाएगा? जल्दी कार्बन सबस्ट्रेट के पॉजिटिव जल्दी कैसे आएगा वो समझिए पहले।
देखिए एल्काइल हैलाइड में ये केस होता है, ये केस होता है। अब देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतनी बात समझ में आती है, 11 में पढ़ के आए हो कि कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप भी है। कार्बन, अच्छा माइनस आई यहां पर ना लगाइए, ये समझिए कि कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को पोलराइज करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ना। और ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और ट्रांसफर करेगा इसकी तरफ बढ़ाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन बढ़ जाएगी और क्लोरीन पुल कर रहा है ज्यादा नेगेटिव की वजह से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन पे CH3 CH2 पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी, इससे माइनस बन जाएगा। क्योंकि ये क्या है, इस पे क्या है, ये माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को, इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। और एथेन के केस में, इस केस में क्या है, इसमें कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब पोलराइजेशन क्या आसान होगा, कहां पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव लगाओगे, पोलराइजेशन कोई आसान होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मुश्किल है। यहां पे क्या है, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, ये फौरन पोलराइज हो जाएगा, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, फौरन पोलराइज हो जाएगा। और जितने माइनस आई इफेक्टिव, जितने ग्रुप बढ़ते जाएंगे, अब मान लो हमने ये लगा दिया CH3C सेकेंडरी लगा दिया, अब बताइए क्या होगा, यहां पे और तेजी से होगा। यहां पर 2 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप लग गए हैं, ये यहां पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये कार्बन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके क्लोरीन क्या होगा, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूट्रल करने के क्या होगा कि कार्बन अपने क्लोरीन ये बॉन्ड तोड़ के अलग हो जाएगा, ठीक है। और टर्शियरी अगर हो, टर्शियरी हो अगर, अब क्या होगा, अब तो और ज्यादा हो जाएगा, अब तो और तेजी से निकल जाएगा क्लोरीन। क्यों, क्योंकि 3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप इस कार्बन पे लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत तेजी से कार्बन पे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे और बढ़ा देंगे और ये मजबूर कर देंगे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी से, एक तो नेगेटिव, ऊपर से इस पे डेंसिटी ज्यादा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन होगी, ये फौरन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो आपको यहां पे 2 बातें मालूम हुई, एक तो एल्किल हैलाइड अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, सबसे ज्यादा टर्शरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा और उसके बाद प्राइमरी होगा। टर्शरी में 3 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 2 लगे हुए हैं, इसमें 1 लगा हुआ है। 2 बातें मालूम हुई आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एल्काइल हैलाइड अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शरी वाला, उसके बाद सेकेंडरी वाला, उसके बाद प्राइमरी वाला। तो एक नोट करके एक पॉइंट डाल लीजिए, ये तो आपने लिख लिया, इसका रीजन मालूम हो गया, क्योंकि माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप की वजह से, माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और माइनस आई की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पुल करके फौरन निकल जाता है, ठीक है, ये हो गया। और सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, इन एल्काइल हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड nucleophilic substitution
इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, वो हम पढ़ाएंगे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने इतना तो आपने दो क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए कि एक तो एरिल एमीन में बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा और क्यों एल्काइल हैलाइड अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अब मेरा आएगा रिजोनेंस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेकेंडरी 12th की केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस पे आपको मिलेंगे बोर्ड से। थैंक यू सो मच।